हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि हम बिहार डीएलएड 2026 के साइंस के सेट नंबर 8 लगाने वाले हैं। हम हर सेट में साइंस के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो फिजिक्स का भी होता है, केमिस्ट्री का भी होता है, बायो का भी होता है, मतलब कि साइंस के तीनों पोर्शन से जो क्वेश्चन बिहार डीएलएड में पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे क्या करते हैं, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। और इसी के दौरान आज हम सेट 8 लगाने वाले हैं। इससे पहले वाले यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप उस वीडियो को फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि हाँ, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही हो रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस से क्या होगा, मतलब कि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज्यादा कुछ तो होगा नहीं, मार्क्स में इंप्रूवमेंट आएगा या नहीं आएगा। यदि आपको ऐसा लगता है तो ऐसा सच नहीं है। यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं और तो क्या होगा, आपका मार्क्स नहीं आएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थ्योरी पढ़ना जरूरी है, हम नहीं बोलते कि थ्योरी पढ़ना गलत बात है, लेकिन थ्योरी पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, लेकिन यदि उस नोट्स को आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आपका मार्क्स में किसी भी तरह का इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। हम ये नहीं बोल रहे कि सिर्फ साइंस में ऐसा होता है, आप किसी भी सब्जेक्ट को ले लीजिए, वो सोशल साइंस हो जाए, मैथ हो जाए या कोई भी सब्जेक्ट हो। यदि आप उसका डेली लेक्चर कर लेते हैं, मानिए कि आप सुबह उठे, लाइव क्लास कर रहे हैं, लाइव क्लास के साथ साथ आप नोट्स बना रहे हैं, लेकिन यदि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, तो आपको क्या होगा, आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन नहीं बनेगा तो मार्क्स नहीं आएगा, और मार्क्स नहीं आएगा तो डिमोटिवेशन होने लगेगा, और आपको लगेगा कि नहीं, ये मेरा चैप्टर, ये सब्जेक्ट ही खराब है। सब्जेक्ट कोई खराब नहीं है, आप उसमें मक्कारी किए, आप उसको उस तरीका से नहीं पढ़े जिस तरीका से उसको पढ़ना चाहिए था। यदि आप उसको मतलब मानिए कि आप लाइव क्लास न करके आप उसको रिकॉर्डेड ही क्लास कर रहे हैं, 1x पे ना करके 2x पर कर रहे हैं, आप नोट्स ना बना के शॉर्ट नोट्स ही बना रहे हैं, लेकिन आप यदि क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चन वीडियो देख रहे हैं, आप क्वेश्चन को ट्राई लगा रहे हैं, आप उसको बार बार रिवाइज कर रहे हैं, तो आपका वो स्टूडेंट जो डेली इंप्रूवमेंट कर रहा है, डेली लाइव क्लास कर रहा है, नोट्स बना रहा है, लेकिन रिविजन नहीं कर रहा है, उससे आप बहुत ज्यादा बेटर कीजिएगा, आप उससे बेटर रैंक लाइएगा। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। सो आपको क्या किस चीज पे ध्यान देना है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, नोट्स को रिवीजन करना है। और जो यहाँ पे हम बताते हैं कि हाँ, ये वाला पॉइंट्स आ सकता है, ऐसा बहुत सारे आप देखे होंगे कि हम इसको बोलते हैं कि ये वाला आएगा, और हम ही नहीं बोलते, अलग आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़िए या आप किसी भी टीचर से पढ़िए, वो आपको ये बताता है, वो आना ही है। और किसी ना किसी में एग्जाम में आते हैं, वो टीचर को क्या जा रहा है कि हाँ, वो आपको गलत बता दे कि हाँ, इसको याद कर लीजिए। वो यदि पूछा जा रहा है उसी कारण वो आपको बोल रहा है कि हाँ, आपको याद कीजिए। और जो कम वेटेज का है, जो नहीं पूछा जाता है, उसको टीचर कभी बोलता है कि हाँ, सब कुछ याद करने के लिए या क्वेश्चन रिपीट होता है। हम भी लगभग 20 क्वेश्चन लेकर आते हैं, उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन को ही बोलते हैं कि इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देने के लिए। आपको ध्यान सब पे देना है, लेकिन कुछ ही क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना है। ज्यादा बात नहीं करेंगे, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि अगर हवा ध्वनि संरचना के विपरीत, अगर जो है हवा जो है ध्वनि संरचना के विपरीत दिशा में बह रही है, तो ध्वनि का वेग क्या होगा, समान रहेगा, बढ़ेगा, घटेगा, आकलन संभव नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करा है कि अगर हवा जो है वह ध्वनि के विपरीत दिशा में चल रहा है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ध्वनि दिशा में बदलेगा, समान रहेगा, बढ़ेगा, घटेगा, या आकलन, मतलब कि हम उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। तो आपको पता होगा कि जो साउंड है, जो साउंड वेव है, उसको एक जगह से दूसरी जगह गमन करने के लिए क्या चाहिए, पदार्थ की जरूरत पड़ती है। साउंड वेव को, मतलब कि जो ध्वनि संरचना है, साउंड वेव को गमन करने के लिए, साउंड वेव को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए क्या चाहिए, उसको माध्यम की जरूरत पड़ती है। किसका जरूरत पड़ती है, माध्यम की जरूरत पड़ती है। माध्यम की जरूरत क्या होता है, पड़ता है। लेकिन वही जो होता है साउंड वेव, वही जो लाइट वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए माध्यम का जरूरत नहीं पड़ता। माध्यम का जरूरत क्या होता है, माध्यम का जरूरत नहीं पड़ता है। तो इसको माध्यम का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन इसको माध्यम का जरूरत क्या होता है, पड़ता है। तो साउंड को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए माध्यम का जरूरत पड़ता है। और यदि मानिए कि उस माध्यम में क्या हो रहा है, हवा उसको बाधा कर रहा है, अगर हवा को विपरीत दिशा में जा रहा है, तो क्या हवा के वो ध्वनि की संरचना बढ़ेगा या घटेगा, तो घटेगा। क्या होगा, घटेगा। जैसा कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी घटेगा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी घटेगा सही हो जाएगा। यदि आप इसको अभी नहीं समझे तो इसको एक और एग्जांपल से समझाते हैं। एक और एग्जांपल क्या हो गया, एक और एग्जांपल ये है कि
आप मानिए कि यदि आप किसी से पंखा के सामने बात कर रहे हैं, आप किसी के स्टैंड फैन लगा हुआ है, आप स्टैंड फैन के सामने बैठ के बात कर रहे हैं और कोई स्टैंड फैन के पीछे बैठा हुआ है, तो आप बात करते हैं तो क्या होता है, उसको आवाज सुनाई देता है? नहीं सुनाई देता, वो बोलता है जोर से बोलो। या आप मानिए कि स्टैंड फैन के सामने या कोई बड़ा पंखा के सामने आप बैठ के बात कर रहे हैं, तो सामने वाला यदि आप फोन पे बात करें तो वो क्या बोलता है, आवाज आ रहा है, मतलब कि हवा का आवाज आ रहा है, हवा की आवाज के कारण तुम्हारा आवाज कम आ रहा है, मतलब कि वो हवा क्या करता है, वो हवा आपकी ध्वनि को कम कर देता है। अब कुछ लोगों को लगेगा कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जो प्रकाश जिस माध्यम से गमन करता है, प्रकाश मतलब कि लाइट, जो प्रकाश लाइट गमन करता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। साउंड वेव ये मैकेनिकल वेव होता है, साउंड वेव होता है, ये कौन सा होता है, ये होता है मैकेनिकल वेव, और ये होता है मैकेनिकल वेव। लेकिन जो लाइट होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैकेनिकल वेव को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए क्या चाहिए, उसको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है, सिंचाई हो गया, इनमें से कोई नहीं, स्नान करना या औद्योगिक कचरा। निम्नलिखित में से कौन सा है जो जल प्रदूषण, तो जल प्रदूषण का अर्थ क्या है, जल प्रदूषण का अर्थ है कि जिससे जल गंदा हो जाए। तो जल गंदा का कारण क्या है, इस ऑप्शन को देखिए और आप इमेजिन करिए कि हाँ इसमें से कौन सा कारण है जिससे जल गंदा हो सकता है, सिंचाई। आप यदि खेती कर रहे हैं तो खेती करने से क्या जल का प्रदूषण होगा, ऐसा तो नहीं होता है। स्नान करने से जल का प्रदूषण होता है मानते हैं, लेकिन जल गंदा होता है, उतना ज्यादा प्रदूषण नहीं होता है। इनमें से कोई नहीं, औद्योगिक कचरा से अधिक मात्रा में क्या होता है, औद्योगिक कचरा से अधिक मात्रा में जल का प्रदूषण होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी औद्योगिक कचरा सही हो जाएगा। क्यों औद्योगिक कचरा हो जाएगा, क्योंकि औद्योगिक से अलग अलग तरह के केमिकल निकलते हैं। क्या होता है, अलग अलग तरह के केमिकल निकलता है। इसके अलावा बात करें तो अलग अलग तरह के इसके वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, मतलब कि जितने भी औद्योगिक, जितने भी उद्योग में, फैक्ट्री में जितने भी आते होते हैं वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो कचरा हो गया, मतलब कि कुछ कूड़ा कचरा हो गया, ये जो कुछ भी हो गया, वो सब क्या होता है, उसको क्या करता है, वो सब के सब क्या करता है, नदी में बहा देता है। देन बात करें तो इसके अलावा भी अलग अलग तरह के केमिकल हो गया, वेस्ट हो गया, अलग अलग तरह के दवा मेडिसिन जो यूज करता है उस केमिकल को बनाने में उस प्रोडक्ट को डाल देता है, कूड़ा कचरा डाल देता है। क्या होता है, कूड़ा कचरा डाल देता है, कूड़ा कचरा। मानिए कि वो कागज बनाने का फैक्ट्री है, उस पर लेबल जो लगा हुआ है, लेबल बन के आता है, उस लेबल को उखाड़ता है, या प्लोथीन हो गया, प्लास्टिक हो गया, प्लोथीन, प्लास्टिक, ये सब का सब क्या है, ये सब के सब जल प्रदूषण का कारण है। स्नान से जल प्रदूषण होता है, लेकिन इससे ज्यादा औद्योगिक कचरा से नहीं। नेक्स्ट बात करें तो निम्नलिखित में से कौन एक एकल झिल्ली से घिरा हुआ है, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो एकल झिल्ली का अर्थ क्या है, एकल झिल्ली मतलब कि एक ही झिल्ली से घिरा हुआ है, और वो क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, या न्यूक्लियस है। तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो एकल झिल्ली से घिरा हुआ है, तो एकल झिल्ली से घिरा होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम एकल झिल्ली से घिरा होता है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आत्महत्या की थैली। इसको क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। आत्महत्या की थैली क्यों बोलते हैं इसको, लाइसोसोम का आत्महत्या की थैली इसलिए बोलते हैं, यदि आपके सेल में, लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है, लाइसोसोम आपके सेल में पाया जाता है, और यदि आपके लाइसो सेल में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपके क्या करता है, ये जो लाइसोसोम है वो खुद को ब्लास्ट कर देता है, वो खुद को उसमें से इंजाइम निकलता है, और वो इंजाइम क्या करता है, उस अंग को नष्ट कर देता है। यदि लाइसोसोम इंजाइम को न निकाले तो वो क्या होगा, यदि वो इंजाइम को न निकाले तो वो कोशिका सड़ेगा और सड़ के अंदर ही रहेगा, लेकिन ये लाइसोसोम क्या करता है, उसे इंजाइम निकालता है, और वो इंजाइम इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उसको उस पूरे सेल को ही नष्ट कर देता है, या उस अंग को नष्ट कर देता है। इसके अलावा बात करें कि क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, ये तीनों के तीनों क्या है, ये सब दुई झिल्ली से घिरा हुआ है, ये सब एकल झिल्ली से नहीं घिरा हुआ है, दुई झिल्ली से घिरा हुआ है। क्लोरोप्लास्ट पादप में पाया जाता है, पादप मतलब कि पेड़ पौधे में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, पेड़ पौधे में पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट को आप क्लोरोफिल से भी समझ सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, जो क्लोरो
क्लोरोफिल जो प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है, या क्लोरोप्लास्ट से ही क्लोरोफिल का नाम आया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पादप और इसमें भी पाया जाता है। ये क्या करता है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल करते हैं। और ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में भी आप जानते हैं, इसको ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि किस जीव का प्रयोग जैविक खाद के रूप में किया जाता है। अजोला हो गया, स्पाइरोगाइरा हो गया, कैसिया हो गया, या इक्विला हो गया। मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक खाद के रूप में, जैविक खाद का अर्थ क्या है, जैविक खाद मतलब कि जीव जंतुओं द्वारा खाद कौन बनाता है। जैविक खाद मतलब कि ऑर्गेनिक खाद, निम्नलिखित में से कौन सा है जो ऑर्गेनिक खाद का निर्माण करता है। तो वो होता है अजोला। क्या होता है, अजोला होता है। अजोला जो है ना, वो क्या होता है, ऑर्गेनिक खाद के रूप में काम करता है। क्या करता है, ऑर्गेनिक खाद के रूप में काम करता है। और ये अजोला पाया कहाँ जाता है, यदि हम इसकी बात करें कि ये हमको मिलेगा कहाँ, तो ये पानी के ऊपर, पानी में पाया जाता है। पानी का जो ऊपर होता है, ये क्या होता है, वहां पे पाया जाता है। और ये बहुत ही उपजाऊ होता है, मतलब कि बहुत इसके अंदर, इसको यदि आप डालते हैं खेतों में, देखा बहुत ज्यादा ही उपजाऊ होता है। और इसका उपयोग, इसका खिलाने का उपयोग इसको जानवरों को भी खिलाया जाता है, क्योंकि इसको खाने से बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलता है जानवरों को। तो इसको जानवर भी खाता है, किसको, अजोला को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो दोहरा निषेचन विस्तृत है, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो दोहरा निषेचन करता है। दोहरा निषेचन मतलब कि 2 बार डिफ्यूजन करता है, मतलब कि एक बार कर लेता है, एक बार फूल से अंडाशय से करता है, दूसरा फल बनाने के लिए करता है। तो वो कौन है, ब्रायोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है, टेरिडोफाइटा है, या एंजियोस्पर्म है। तो वो होता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो क्या होता है, जिम्नोस्पर्म दोहरा निषेचन करता है। क्या करता है, दोहरा निषेचन, मतलब कि 2 बार निषेचन को इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन करता है। निषेचन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ये क्या करता है, दोहरा निषेचन करता है, मतलब कि 2 बार फर्टिलाइजेशन करता है, 2 बार निषेचन करता है। और ये कौन करता है, तो जिम्नोस्पर्म करता है। पहले जो करता है वो पहला फूल बनाने के लिए करता है, पुष्प बनाने के लिए करता है, और दूसरा निषेचन फल बनाने के लिए करता है। यदि इसको हम सिंपल लैंग्वेज में डाले तो पहला निषेचन कब करता है, पहला निषेचन कब करता है, जब इसको फूल बनाना हो, पुष्प बनाना हो। दूसरा निषेचन कब करता है, जब इसको फल का निर्माण करना हो, तब ये दूसरा दोहरा निषेचन करता है। ये कब कौन करता है, जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, किस तत्व की परमाणु संख्या होती है, किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है। तो ये क्वेश्चन के बारे में हम ऑलरेडी बहुत बार बता चुके हैं। यदि आप हमारे प्रीवियस सेट के वीडियो को देखे होंगे, प्रीवियस लेक्चर को देखे होंगे, तो आपको पता होगा कि परमाणु संख्या को किसके बराबर बताते हैं। हम बताए थे कि परमाणु संख्या जो होता है, परमाणु संख्या, वो परमाणु संख्या किसके बराबर होता है, तो परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन के। किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। वही बात करें कि जो परमाणु द्रव्यमान होता है, जो परमाणु द्रव्यमान होता है, इसको कहीं कहीं भार भी लिखा जाता है। तो जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं हमको क्या मिलता है, परमाणु भार मिलता है। लेकिन यदि हम परमाणु संख्या को सिर्फ जोड़ते हैं हमको क्या, परमाणु संख्या सिर्फ प्रोटॉन पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या पर, इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, प्रोटॉन की संख्या पर, न्यूट्रॉन की संख्या पर। तो ये सिर्फ प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि किसी तत्व के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान स्वतंत्र होता है। मतलब कि किसी वस्तु का के लिए गुरुत्वीय त्वरण को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सॉरी गुरुत्वीय त्वरण मतलब कि ग्रेविटी एक्सेलरेशन, इसको छोटा जी से लिखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को क्या किससे लिखते हैं, एक्सेलरेशन से लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान स्वतंत्र होता है वस्तु की ऊंचाई से, वस्तु के अक्षांश से, पृथ्वी की सतह से के गहराई से, या वस्तु के द्रव्यमान से। तो किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण का मान किससे स्वतंत्र होता है, तो वो होता है उसके द्रव्यमान से, वस्तु के द्रव्यमान से। जैसा कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी वस्तु के लिए गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल
ग्रेविटी एक्सेलरेशन किस पे निर्भर करता है, किस पर स्वतंत्र रहता है, तो वो स्वतंत्र रहता है वस्तु के द्रव्यमान पर। वस्तु के द्रव्यमान से उसको किसी भी तरह का मतलब नहीं होता है, वो कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो जी का मान बताए थे। जी का मान क्या बताते, 6.022 सॉरी ये नहीं था, सॉरी भूल गए कि उसका मान कितना था, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, उस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे ही क्या होता है, वो निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन, जो क्लास है क्लास 10th के बेसिस है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 1 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 2 होते हैं। तो आप लोग बताइए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। रिफ्लेक्शन रूल कितना होता है, तो वो बेसिकली होता है 2। मतलब कि प्रकाश का परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण, और आपतन बिंदु पर खींचे गए वो बराबर होता है। और इसके अलावा एक और क्या होता है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब बराबर होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये क्या होता है, ये 2 क्या है, ये दोनों प्रकाश का परावर्तन का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की नंबर 9 की बात करें तो एक हॉल का फर्श 8 मीटर लंबा तथा 6 मीटर चौड़ा है। मतलब कि एक हॉल का एक फर्श है हॉल का जो 8 मीटर लंबा है, लंबाई 8 मीटर है। इसकी लंबाई की बात करें तो इसका लंबाई 8 मीटर, हम फर्श ही बना देते हैं, मानिए कि यही फर्श है, ये फर्श है जो क्या है, ये फर्श 8 मीटर लंबा है एंड देन बात करें तो 6 मीटर चौड़ा है। ये क्या 8 मीटर लंबा 6 मीटर चौड़ा। एक चींटी इसके एक कोण से विकर्णता सम्मुख दूसरे कोण तक जाए तो चींटी का विस्थापन कितना होगा। मतलब कि क्वेश्चन में कह रहा है कि ये फर्श है और इस फर्श का 6 मीटर लंबा और चौड़ा है, और यहां से यहां एक चींटी क्या कर रहा है, गमन कर रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है कि ये कितना होगा, ये डिस्प्लेसमेंट, इसको इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कितना होगा, विस्थापन कितना होगा, ये 24 मीटर होगा, 28 मीटर होगा, 10 मीटर होगा या 14 मीटर होगा। तो आप इसको इसका नाम डाल दीजिए, इसका रख दीजिए ए, इसको कह दीजिए बी, इसको कह दीजिए सी और इसको डी। तो ये क्या हो जाएगा, बीसी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर, एसी स्क्वायर। हम बीसी स्क्वायर हमको क्या निकालना है, हमको बीसी स्क्वायर निकालना है। हमको ए बी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर दिया हुआ है। यदि हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यदि हम यहाँ से स्क्वायर हटाते तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, 8 के स्क्वायर 64 और 6 के स्क्वायर 36, और ये इसका बात करें तो बीसी इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर 100, और रूट अंडर 100 का वैल्यू क्या आ जाएगा, बीसी इक्वल टू, यदि हम रूट से बाहर निकलेगा तो 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 10 इंटू 10 तो बीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी इक्वल टू 10 हो जाएगा। हम एक भी स्टेप को नहीं छोड़े, हम 100 से डायरेक्ट 10 लिख सकते थे, लेकिन हम एक भी स्टेप को नहीं छोड़े, हर एक स्टेप को समझाएं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीसी बराबर 10 मीटर प्रति 10 मीटर हो जाएगा। मतलब कि वो चींटी का विस्थापन कितना होगा, तो चींटी का विस्थापन 10 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि मेंडल के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी। मतलब कि जब मेंडल साहब ने तत्वों की संख्या को ज्ञात किया था, उस वक्त मेंडल साहब ने जब पीरियोडिक टेबल पर खोज किया था तो उस वक्त तत्वों की संख्या कितनी थी, 63, 65, 62, 64। तो वह उस वक्त कितनी ज्ञातों संख्या की थी, तो वो था 63। ये आपको रिमेंबर करना ही होगा, क्वेश्चन पूछता है तो इसको, ये किसी भी तरह का थ्योरेटिकल नहीं है, ये उस वक्त डेटा दिया गया था, उसी डेटा को आपको क्या करना है, याद करना। उस वक्त 63 था। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 11। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है प्लग कुंजी, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर। ये क्वेश्चन के बारे में हम ऑलरेडी इससे पहले वाले सेट में बता दिए। यदि आप उस वीडियो को देखे होंगे तो आप उसको याद कीजिए कि हम क्या बताते हैं। हम बताते थे कि जो अमीटर होता है वो क्या करता है, विद्युत धारा को मापता है, लेकिन विद्युत वोल्टेज को मापने के लिए जो यहाँ पे पूछ रहा है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापने के लिए, विभवांतर को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते थे, तो विभवांतर को मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। वही बात करें कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में लगाया जाता है, तो वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर को कैसे लगाया जाता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर को किस में लगाया जाता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है। किसमें, समांतर
क्रम में लगाया जाता है। वही बात करें, उस दिन भी बताए थे कि जो अमीटर होता है, ये अमीटर, उसको किस क्रम में लगाया जाता है, उसको श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और इस क्वेश्चन के बारे में हम बताए थे, ऑलरेडी बता चुके थे कि ये क्वेश्चन किसी न किसी सेट में जरूर पूछेगा। और ये जरूरी नहीं है कि बिहार डीएलएड में ही, अलग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का क्वेश्चन पूछेगा, इससे संबंधित क्वेश्चन एक आता ही है। क्या क्वेश्चन आ सकता है? इससे 4 क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि वोल्ट मीटर को कैसे लगाया जाता है, तो आपको आना चाहिए समांतर क्रम में। एमीटर को कैसे लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में। एक 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि विद्युत पथ के 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो विभवांतर को बोल रहा था आपको वोल्ट मीटर मानना है। वही बोले कि विभवांतर के जगह पे आपको बोला है कि विद्युत धारा को मापना है, तो विद्युत धारा को जब पूछेगा तो आपको क्या बताना है, मारना है, ये मीटर मानना है। तो ये 4 क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में जरूर पूछता है और ये क्वेश्चन बिहार डीएलएड भी हर साल और हर सेट में किसी ना किसी सेट में क्या होता है, किसी ना किसी शिफ्ट में, किसी ना किसी सेट में पूछ ही लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, पदार्थ की अवस्था है। पदार्थ की कौन कौन सी अवस्था है? मिट्टी, द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, मिट्टी गैस, बर्फ, ठोस बर्फ गैस। तो ठोस बर्फ गैस, ठोस द्रव गैस, जैसा कि ऑप्शन बी दिया हुआ है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठोस द्रव गैस को किस के अंतर्गत रखा जाता है? भौतिक पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया था? 2। एक भौतिक परावर्तन के आधार पर, एक रासायनिक परावर्तन। भौतिक परावर्तन को क्या बोला गया था? फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत क्या क्या रखा गया था? फिजिकल क्लासिफिकेशन फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत क्या क्या रखा गया था? कि फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत रखा गया था, पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस, चौथा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट एंड पांचवा प्लाज्मा। यदि स्पेलिंग मिस्टेक हो, आई थिंक इसमें हमको लग रहा है कि स्पेलिंग मिस्टेक होगा, यदि होगा तो आप इसको सुधार लीजिएगा कहीं से देखकर। तो ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये तो जानते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस तीनों के बारे में तो आप लोग जानते हैं, लेकिन ये गैस और प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा क्या बोलता है? प्लाज्मा का अर्थ हो गया ना कि कोई पदार्थ मतलब कि ये सॉलिड और लिक्विड के बीच में होता है, मतलब कि एकदम उस तरह से आप मानिए ना कि कोई लोहा हुआ को गर्म करते तो कैसे हो जाता है, एकदम गाढ़ा, और वो उसी तरह से कुछ होता है। या आप मान लीजिए कि कोई थक्का मार होता है ना, उस तरह से होता है। आप उसको दहाना भी चाहिएगा, कोई जो मार होता है, चावल का जो पानी होता है, चावल बनने के बाद जो पानी को निकाल दिया जाता है और वो जो जैसा बन जाता है ना, उस तरह का ही कुछ प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा मानिए कि नहीं ठोस होता है, आप उसको अति करना चाहिएगा तो इधर उधर होगा, लेकिन वो अपने स्पेस को नहीं छोड़ेगा। वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा बहुत ही अधिक गर्म होता है। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो जो सन है वो कौन से रूप में है? प्लाज्मा में। जितना भी स्टार है वो सबका रूप कौन सा है? प्लाज्मा है। और आपको पता होगा कि सन के अंदर कितना एनर्जी है, वो जितना एनर्जी वो क्या है? प्लाज्मा के रूप में। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट प्लाज्मा के एकदम विपरीत होता है। ये मानिए कि बहुत ज्यादा गर्मी तो ये बहुत ज्यादा ठंडा, बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो कौन सा स्टेट में चल जाएगा? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन F2PD में लक्षण, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन F2PD में लक्षण रूप एक संकरण का अनुपात है? तो F2PD क्या है? F2PD है कि आप बताए थे, कल ही के क्वेश्चन में बताए थे कि अनुवंशिकता के जनक कौन है? मेंडल साहब को अनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। तो उन्होंने 2 तरह का मटर लिया था, एक लिया था T1 और एक लिया था एक ये वाला, एक मतलब कि 2 तरह का लिखे थे, T1, एक था गोल और एक था चपटा। इसमें से मानिए कि एक गोल था और एक चपटा था। बौना और चपटा बोले थे शायद, बौना एक को बोले थे और एक को बौना बोले थे, एंड देन एक को चपटा बोले थे। उतना हमको याद नहीं है, बट ऐसा ही कुछ बोले थे। तो एक बौना बोले और एक ये बोले। तो जब आप इसको अति करवाइएगा आपस में, तो एक क्या बनेगा? T1 और एक बनाएगा T1। अब यदि इस दोनों को आप जब बनाइएगा तो ये क्या बनाएगा? इसको ही बनाएगा तो TT बना सकता है। एक तो TT बनाएगा ये या ये इसके साथ बनाएगा, ये इसके साथ बनाएगा तो ये क्या बनाएगा? TT। यदि या ये इसके साथ बनाए तो ये क्या बना सकता है? या ये इसके साथ बनाएगा तो ये क्या हो जाएगा? TT या TT। आपको नहीं समझ में आएगा तो इसको यहाँ पे समझा देते हैं, इसको यहाँ पे मिटा देते हैं,
सबको मिटा देते हैं, इसको फिर से समझा देते हैं। मतलब कि वो दो लिए थे, हम बोले कि जो मेंडल साहब थे एक ये वाला टी लिए थे और ये टी लिए थे। ये टी क्या है, ये मटर का मटर को माने थे, एक चपटा माने थे, एक बौना माने थे और एक लंबा माने थे, लंबा एक बौना। तो ये मानिए कि बड़ा टी क्या है, ये लंबा है और ये क्या है, बौना है। ये क्या है, बौना है। तो जब फर्स्ट टाइम F1 किए थे, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, F2 किए थे, ये F2 पूछ रहा है आपसे। जब F1 किए थे तो इस दोनों का निषेचन करवाया, जब इस दोनों में नाती करवाया तो क्या आया, पहला T1 और ये भी T1। ये जब इससे किया तो एक बार T1 बनाया और फिर ये इससे किया और ये एक बार ये इससे किया, तो ये इससे किया तो T1 T1 और ये भी किया तो T1 T1 आया। और जब इसको इसको आपस में करवाएं तो क्या मिला, जब इसको इसको आपस में करवाएं तो जब एक बार ये इससे किया तो क्या मिला, TT मिला, TT। फिर इसको इससे करवाएं, फिर इसको इससे करवाएं तो ये और ये मिला। देन बात करें तो ये दोनों का काम खत्म हो गया। इसको मिटा देते हैं। आई थिंक आपको मिट ही गया ज्यादा, फिर से समझा देते हैं। पहले क्या बोले थे, ये T1 बनाया एंड देन एक बनाया था T1 ऐसा। जब आप इसको इससे करवाइएगा तो क्या बनाएगा, जब इसको दोबारा ये F1 था, जब F2 बनाए तो F2 में क्या किया, इसको इससे करवाएं तो ये मानिए कि इसको इससे जब करवाएंगे तो T1 किसको बोले, लंबा, तो ये लंबा आएगा। T1 जब ये इससे करेगा, जब ये इससे करेगा तो T1 मतलब कि इसमें लंबा का भी गुण है और बौना का भी गुण है। जब ये इससे करेगा तो ये क्या करेगा, ये जब इससे करेगा तो ये भी ये ऐसे बनाएगा और जब ये करेगा तो ये क्या बना लेगा, T1। इसका अनुपात निकालिए तो TT सब में उपस्थित है तो 3 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये आ गया F2 में, तो ये F2 ही पूछ रहा था, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये कौन बताए थे, ये मेंडल साहब बताए थे। आई थिंक आपको समझ में ये आया होगा। ये सब किसका प्रजाति है, लंबा क्या है, ये लंबा मटर का दाना है। क्या है, मटर का पौधा है। ये क्या है, मटर का पौधा। ये भी लंबा और बौना क्या, मटर का पौधा है। और इस जानकारी को कौन दिए थे, मेंडल साहब दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कच्छ और खंभात की खाड़ी में किस प्रकार की ऊर्जा विकसित की संभावना है, ज्वारीय ऊर्जा, कोयला, सौर ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्या करा है, कच्छ कहाँ पाया जाता है, कच्छ बंगाल की नहीं, कच्छ कहाँ पाया जाता है, गुजरात में कच्छ पाया जाता है। गुजरात में क्या पाया जाता है, गुजरात में कच्छ पाया जाता है। गुजरात का एक राज्य है, राज नहीं, गुजरात में एक जगह है जिसका नाम क्या है, कच्छ है। और ये किससे सटा हुआ है, तो ये समुद्र से सटा हुआ है और इसके बगल में राजस्थान है और भाग किसका, तो गुजरात का है। ये हो गया खंभात का खाड़ी। खंभात का खाड़ी किसका है, बे ऑफ बंगाल का भाग है, मतलब कि ये बंगाल का ही भाग है खंभात का खाड़ी। और इसके बगल में भी क्या है, इसके बगल में भी क्या है, इसके बगल में भी समुद्र है, इसके बगल में भी समुद्र है और इसके बगल में भी समुद्र है। और यदि दोनों के बगल में समुद्र है तो वहां पे किस तरह का ऊर्जा मिलने की संभावना है, तो वो ऊर्जा है ज्वारीय ऊर्जा किसको बोलते हैं, जो ज्वार और भाटा के आने से जो ऊर्जा हमको मिलता है उसको ज्वारीय ऊर्जा बोलते हैं। तो वहां पे ज्वारीय ऊर्जा को बढ़ाने की संभावना अधिक है, इसलिए वहां पे क्या किया जाता है, टरबाइन लगा दिया जाता है। क्या बोला जाता है, तट पे टरबाइन लगा दिया जाता है। ज्वार भाटा आता है, उस टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन घूमता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायनेमो में जाता है। डायनेमो उसको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और उससे हमको क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण होता है। तो किस तरह का ऊर्जा मिलने का है, तो ज्वारीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15। एरेनकाइमा किसके लिए पौधे का एरेनकाइमा किसके द्वारा पौधे के लिए सहायक होता है, पौधे का यांत्रिक को शक्ति देना, पौधे को लचीला देना, प्रकाश संश्लेषण को बढ़ावा देना, हाइड्रोजन में उत्प्लवना प्रदान करना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, एरेनकाइमा, जो एरेनकाइमा है वो पदार्थ को किस तरह से हेल्प करता है। तो एरेनकाइमा को आपको बताना है कि एरेनकाइमा किस तरह से पदार्थ को, तो हाइड्रोफाइट्स में उत्प्लवना, मतलब कि ये क्या करता है, ये मदद करता है हाइड्रोफाइट्स में उत्प्लवना प्रदान करने का। क्या करता है ये, इसको उत्प्लवना मतलब कि एक बल लगता है, उत्प्लवन बल, वो क्या करता है, लगाने में ये पौधे को मदद करता है। एरेनकाइमा का अर्थ क्या होता है, एरेनकाइमा मतलब कि इसका जो आंतरिक भाग होता है ना, जो इसका डंठल हो गया, मतलब कि पौधे का जो डंठल होता है, जैसे कि मान लेते हैं लोटस का सबसे एग्जांपल है, लोटस का पौधा क्यों पानी के ऊपर तैरता है,
उसका पौधा इसलिए पानी के ऊपर तैरता है क्योंकि उसका जो डंठल होता है ना, जो उसका डंटी होता है वो खोखला होता है। यदि आप तोड़िएगा तो उसके अंदर देखिएगा वो खोखला होता है, उसके अंदर क्या होता है, एरेनकाइमा होता है। एरेनकाइमा मतलब कि एयर भरा होता है, और यदि वो एरेनकाइमा होता है, एयर भरा हुआ है, तो उसको क्या लगता है, उसमें को हाइड्रोफाइटस में उत्प्लवन, उसको एक उत्प्लवन बल लगता है। और उत्प्लवन बल को आप जानते होंगे बोंज फोर्स बोलते हैं। वो क्या करता है, ऊपर की तरह एक बल लगाता है। जैसे कि हम बताए थे कि कभी आप बाल्टी को डुबाइएगा तो बाल्टी अंदर डूबता है तो ऊपर जब उसको एक उंगली से भी खींच सकते हैं उस बाल्टी को, क्यों, क्योंकि अंदर से एक बल लग रहा है। आप उसको हल्का सा एनर्जी अलग से क्या कीजिए, ताकत दे रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो टेंशन फोर्स दे रहे हैं, तो वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। और वो बाहर निकल जाएगा तो फिर ग्रेविटी एक्सेलरेशन लगने लगेगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो उसको नीचे खींचना चाहेगा जब वो एयर में आएगा। लेकिन जब तक वो एयर में नहीं आएगा तब तक उसको ऊपर उत्प्लवन बल लगते रहेगा। उसी कारण क्या होता है, लोटस का पौधा ऊपर तैरता है। नेक्स्ट बात करें, जलकुंभी भी उसी का कारण, मतलब कि जितने भी पौधे पानी में तैरते हैं उसके पीछे यही कारण है, एरेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है, सिनेबार, सोल्डर, ब्रास या अमलगम। और अमलगम निम्नलिखित में से कौन सा पारा का अयस्क है, तो पारा का अयस्क कौन सा है, सिनेबार। सिनेबार क्या है, सिनेबार पारा का अयस्क है, मतलब कि जो पारा का निर्माण होता है, पारा कहां से हमको मिलता है, तो सिनेबार से ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, सजीव में पाया जाने वाला जैव प्रक्रम। सजीव में पाया जाने वाला जैव प्रक्रम कौन है, श्वसन, इनमें से कोई नहीं, पोषण, जनन। तो आपको जवाब देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सजीव में होने वाला पोषण है। सजीव में होने पाए जाने वाला पोषण होता है ये सभी का सभी श्वसन यदि नहीं करे, पोषण नहीं करे और जनन नहीं करे। यदि इंसान श्वसन नहीं करे तो क्या होगा, मर जाएगा। यदि इंसान पोषण नहीं करे, अपने आप को न्यूट्रिएंट्स नहीं दे, अपने आप को एनर्जी नहीं दे, तो वो जीवित कैसे रहेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे घूमेगा, तो उसको ये भी जरूरी है। उसको जनन नहीं करेगा तो उसका अस्तित्व, मनुष्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन बी, इनमें सभी जरूरी है। तो सजीव में पाया जाने वाला जैव प्रक्रम, तो ये सभी के सभी क्या है, जैव प्रक्रम। यदि आप क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट को पढ़ेंगे इसमें जैव प्रक्रम के अंतर्गत ये सभी के सभी पढ़ाया जाता है। पोषण, जनन, श्वसन, और उसके बाद एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है उसको क्या बोलते हैं, परिवहन, सबको क्या पढ़ाया जाता है, वहां पे पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है, मतलब कि जो विद्युत का हीटर होता है उसमें कुंडली जो किस तत्व की बनी होती है, लोहा, नाइक्रोम, तांबा, प्लेटिनम। तो वो बना होता है नाइक्रोम का। किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम का ही क्यों बना होता है, क्योंकि नाइक्रोम का इसलिए बनता है क्योंकि उसका गलनांक उच्च होता है। उसका गलनांक क्या होता है, नाइक्रोम का बात करें कि जो नाइक्रोम का गलनांक है, गलनांक उच्च होता है। और गलनांक उच्च होने के कारण क्या होता है, उच्च अति होता है। और गलनांक उच्च के बाद ये इसका ताप भी उच्च होता है, तो ये क्या होता है, गर्म हो जाता है और गलता नहीं है, खुद को क्या करता है, ये हीटर के रूप में काम करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, भार के विचार से जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, भार के विचार से जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात बताइए। जल का फॉर्मूला क्या होता है, जल का फॉर्मूला आता है H2O। यदि हम इसकी भार की बात करें तो किसी भी चीज का भार किस पे निर्भर करता है, किसी भी चीज का भार उसके एटॉमिक मास पर निर्भर करता है। और वो किस पे निर्भर करता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। उसके अंदर जितना प्रोटॉन होगा उतना न्यूट्रॉन होगा, मतलब कि न्यूक्लियस, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो न्यूक्लियस, जितना उसके अंतर्गत न्यूक्लियस होगा उसका भार उतना ही होगा। हम बात करें तो हाइड्रोजन के पास तो प्रोटॉन तो होता, न्यूट्रॉन तो होता नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन होता है। तो इसके अंतर्गत प्रोटॉन कितना पाया जाता है, हाइड्रोजन का प्रोटॉन की बात करें तो 2, और प्रोटॉन ही सिर्फ पाया जाता है तो 1 हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के अंतर्गत 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन पाया जाता है। क्या होता है, 8 प्रोटॉन पाया जाता है और 8 न्यूट्रॉन पाया जाता है। और हमसे क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, अनुपात पूछा है, तो प्लस नहीं होगा, रेशियो होगा। तो 2:16, यदि आप इसको काटिएगा तो 1:8 आ जाएगा। जैसा कि 1:8 कौन है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेकर, पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके पचाता है उसे कहते हैं मांसाहारी, परजीवी, मृतजीवी, होलोजाइक। उसको क्या बोलते हैं, होलोजाइक बोलते हैं। होलोजाइक क्या है, मनुष्य है, जानवर है, ये सब क्या है, होलोजाइक। होलोजाइक क्या होता है, पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करता है। तो मनुष्य ही है, जानवर ही है, तो क्या करता है, भोजन को अंतर्गत अंदर लेता है और उस भोजन को पचाता है, गलाता है और उसको
पकाने क्या होता है, अंदर इंजाइम का निर्माण होता है, इंजाइम निकलता है और वो जो अवशेषित पदार्थ मतलब कि अनावश्यक पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देता है। तो किसके अंतर्गत होता है, होलोजोइक। सो आज हम क्या किए, आज हम बिहार डीएलएड 2026 के साइंस के सेट नंबर 8 के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगाए। यदि आप इस पूरे वीडियो को देखे हैं तो आपको इतना होमवर्क जरूर करना है कि आप इसमें कितना स्कोर किए, आप कहाँ एनालाइज, इस बात के एनालाइज कीजिए कि आप कहाँ आप खुद को कहाँ पा रहे हैं। आप इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप कितना मार्क्स ला रहे हैं, इस बात को कमेंट में बताइए। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें।